तो वेलकम बैक अनदर डे अनदर व्लॉग। सो ये हमारी NS400Z 2025 वर्जन और एडिशन। तो आज ये रिव्यू से ज़्यादा मोर लाइक का अवेयरनेस वीडियो है। अवेयरनेस इन द सेंस कि मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं मोस्टली उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा और जो भी क्या चीज़ अच्छा है मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहले मैं आपको अपना ओडोमीटर दिखा देता हूँ। इधर अभी इसको चले हुए, मेरा हेलमेट ना गिरे बस, इसको अभी चले हुए हुआ है 1790 किलोमीटर। अभी 1790 किलोमीटर हुआ है, ठीक है, 1790। और इसका माइलेज वगैरह देखना है आपको तो माइलेज कहाँ दिखेगा, माइलेज अभी यहाँ दिखेगा, ठीक है 23। बट ये सिर्फ ट्रिप, ये इस वाले ट्रिप का ट्रिप ए का है, ठीक है, तो इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। और मैं मोस्टली स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ तो माइलेज का बात हम बाद में करेंगे। तो आप बोलोगे कि अभी 1000 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर के लिए ये रिव्यू देना बहुत जल्दी हो रहा है, बट देन अगेन मेरे को ये लगता है कि इस बाइक में जो प्रॉब्लम्स हो सकती है और मतलब वो तो एंडलेस है, बट एक्सीडेंट के बाद का क्या एक्सपीरियंस रहता है मैं वो शेयर करने के लिए मैं ये रिव्यू और वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे मन में काफ़ी टाइम से था, जब से मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है। बेसिकली सामने MT-15 था, MT-15 यामाहा की, उसमें जाके ये टकरा गया था एंड जस्ट टायर से टायर टकराया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और 35 to 40 के स्पीड पे था मेरा बाइक एंड जो इसके सस्पेंशन फॉक्स है वो आगे पीछे हो गया, हल्का सा हैंडल बार टेढ़ा हो गया एंड 2-4 चीज़ मतलब, और लेग गार्ड हल्का सा बेंड हुआ वो नीचे गिर के, ठीक है। चलो वो तो अलग चीज़ है, उसमें गलती मेरी ही थी। इसमें ये नहीं बोलूँगा कि ब्रेक्स ने काम नहीं किया। एक्चुअली में मैं ब्रेक लगा ही नहीं पाया क्योंकि मेरे लिए वो बाइक मतलब क्या हुआ कि हम 30-40 के स्पीड पे चल रहे थे नॉर्मली एंड देन सडनली जो सामने हमारा MT-15 हमारा ही दोस्त चला रहा था तो उसने सडनली ब्रेक लगा दिया, तो देन ये उसके साथ जाके टकरा गया। तो उसके बाद, उससे पहले मैं बाइक से बहुत ज़्यादा खुश था कि बाइक में टॉप नॉच परफॉर्मेंस। बस एक इशू था जो कि था मेरा पीछे वॉबल करता था 150, 135, 150 के बाद ही। बट देन अगेन मुझे लगा कि शायद मेरा सेटिंग पोस्चर सही नहीं है, उस वजह से होता है, जो कि मैं कहीं हद तक सही भी था। तो मैं हल्का सा स्लाइटली पीछे होके बैठा तो वो चीज़ तो फिक्स हो गया, उसमें कोई इशू नहीं था। बट इसके अलावा जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ उससे पहले मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। फिर हुआ एक्सीडेंट, माइनर या हल्का सा मेजर, तो हल्का सा एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद जो चीज़ मैंने बोला कि हैंडल बार बेंड हो चुका है। और मैं चीज़ दिखाता हूँ, एक बार बस मेरा हेलमेट ना गिरे। मैं हेलमेट नहीं गिरे तो ठीक है। चलो ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, ये है बिल्ड क्वालिटी। ये तो चलो गया, ऑलरेडी हैंडल बार टेढ़ा है, आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये और भी ज़्यादा टेढ़ा था। हल्का सा हम लोगों ने ऐसे वैसे करके ठीक किया, जैसे तैसे करके, बट ये इतना टेढ़ा था, मुझे हाथ ऐसे करके चलाना पड़ा था, ठीक है। ये हो गया। देन एक और इशू है जो कि ब्रेक से अभी आवाज़ आ रहा है। ब्रेक से आवाज़ एक्सीडेंट की वजह से नहीं आ रहा है, पहले मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। इसमें और भी एक चीज़ था, हाँ बस वही लेग गार्ड का तो चलो बेंड हो गया, वो तो है ही बेंड होने के लिए, बट बस हल्का सा खड़े होके गिरा ही था वो, ऐसा भी नहीं कि स्लाइड होके गया है वो जस्ट टकराया, नीचे गिर गया, ख़त्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम ऋषिकेश जा रहे थे, ऋषिकेश वाले ट्रिप में ये एक्सीडेंट हुआ एंड रात के 12:30 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास। तो उसके बाद से ये हाल है। बाइक का हैंडल मतलब, और तो कुछ इससे भी भयानक हो गया था कि जब भी मैं ब्रेक मार रहा था हैंडल आगे चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी हैंडल निकल के आगे चला जाएगा। ये सब चीज़ें भी हुई, तो हैंडल इतना ढीला है। ब्रेकिंग तो खैर बहुत ही, उस टाइम पे जब एक्सीडेंट के बाद हुआ मुझे इतना अजीब लग रहा था कि लाइक अभी हैंडल खुल के आगे चला जाएगा, अभी हैंडल, जैसे तैसे करके हम ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश पहुँच के हमने कोशिश किया कि ये बाइक ठीक हो, बट हमें हर जगह से बोल दिया कि नहीं ठीक हो सकता, मतलब इसका जो सस्पेंशन फॉक है वो चेंज होगा या बेंड है उसको खोल के पूरा ठीक करना पड़ेगा, बहुत सरदर्दी है, हेडेक है, तो आप सर्विस सेंटर में जाके ही करवा लेना। और इसका फर्स्ट सर्विस पेंडिंग था, तो हमने बस जैसे तैसे करके ऋषिकेश में काटा वहाँ पे, और
बहुत ही एकदम अजीब एक्सपीरियंस था कि हैंडल इतना ज़्यादा हिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि एकदम चीप क्वालिटी का मटेरियल है। तब मुझे पता चला कि इसके मटेरियल मतलब इसके प्रोडक्ट क्वालिटी से मुझे इशू होने लग गया था। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके ऋषिकेश से वापस आए, हमने सर्विस सेंटर पे अपनी पहली सर्विस कराई। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस तो मैंने सुन रखा है सबके मुंह से, लाइक जो बजाज ओन करते हैं और नहीं भी करते हैं उनके मुंह से भी, कि बजाज का सर्विस सेंटर कैसा है। इसका आई थिंक आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी। 11:15 पे मैं अपना बाइक लेके गया सर्विस पे सुबह के, एंड उन लोगों ने 11:30 तक बाइक धो के खड़ा कर दिया। शाम के 4:30 बजे उन्होंने बाइक पे हाथ लगाया। आधे घंटे में उन्होंने पता नहीं बस कूलेंट, बस वो ऑयल चेंज किया, ज़्यादा कुछ नहीं। आधे घंटे के अंदर उन्होंने सर्विस करके दे दिया 5 बजे के अंदर, और उससे पहले मेरे बाइक को टच भी नहीं किया, ठीक है, उन लोगों ने बाइक, जबकि मेरा नंबर बहुत पहले था। उन्होंने बोला 1 घंटे में हो जाएगा, और वो 2 घंटे 3 घंटे हो गए, बट कोई आता पता नहीं है ना। प्रॉपर सर्विस का मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में इन लोगों को चेक करना था कि कूलेंट का लेवल क्या है। मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि 400 सीसी बाइक में पहली बार ओन कर रहा हूँ, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है बाइक्स के नट्स एंड हर चीज़ का, मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट मैंने चेक किया 2 दिन बाद कि इसका कूलेंट का लेवल तो हद से ज़्यादा नीचे है। मैंने बोला अरे यार ये तो ठीक नहीं है। देन अगेन मैं गया सर्विस सेंटर, कुछ 4-5 दिन बाद मैंने बोला कि चलो, और मैंने हैंडल वगैरह का, सस्पेंशन फॉक का भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, आप क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंशन फॉक निकाल के हम एडजस्ट कर देंगे, और यही चीज़ बस मुझे बोला, और 2-3 हज़ार का खर्चा आएगा, हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ, नेक्स्ट हफ्ते जब मेरा वीक ऑफ होगा तब आता हूँ। ये होने के बाद देन हम गए सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जाने के बाद उन लोगों ने बोला कि इस पर तो आपका पूरा सस्पेंशन फोक ही चेंज होगा। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर क्लेम डालना पड़ेगा। तो क्लेम डाला, अप्रूव हो गया। क्लेम में सर्वे वाले आए, सर्वे ने बोला कि इसका बस सस्पेंशन फोक एडजस्ट करना होगा और हैंडल बार टेढ़ा हो गया है, उसको रिप्लेस करना होगा। तो कि चलो हमारे वो सब चीज़ भी हो गया। हमने बाइक को सर्विस अप्रूव होने के बाद हम लोग, मतलब हमारी बाइक सर्विस सेंटर में ही थी 1 हफ्ते के लिए, एंड हम सीधा गए संडे के दिन जाके बंदे को कोई अता पता ही नहीं है कि भाई वो कह रहा है आपका तो रिकॉर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कुछ। मैं कह रहा हूँ ये तो मतलब आप ही से तो बनवा के गया था मैं जॉब कार्ड। तो उसने जॉब कार्ड फिर ढूंढा, बोला हाँ, बोला मेरे पास तो ये क्लेम वाले डायरी में तो कोई एंट्री ही नहीं है। मैंने बोला वाह भाई, ये तो आपका काम है, मेरा तो था नहीं। तो उसने फिर एंट्री किया मेरे सामने, तब उसके बाद बोला कि मैं पार्ट्स वगैरह ऑर्डर कर दूँगा, उसके बाद आप लेके चले जाना। मैंने बोला ठीक है, फिर मेरा बाइक दे दो मुझे, और बाइक दे दो, क्योंकि मैं तो बिना बाइक के नहीं रह पा रहा हूँ, तो आप मेरे को मेरा बाइक दे दो। बाइक लेने गया, उन्होंने मेरे बाइक की चाबी खो दी। बाइक के चाबी में फॉर्चुनेटली एक GPS ट्रैकर था, बट वो भी ट्रैक नहीं कर पाया। वो छोटा वाला जो आता है प्रोटोनिक्स का एक GPS ट्रैकर था, तो उससे मैंने ट्रैक किया कि वो 600 या 700 मीटर दूर था। मैंने बहुत ट्राई किया कि वो मिल जाए। मैंने उन लोगों को भी दिखाया। तो फिर बाइक के, मतलब किसी को नहीं पता सर्विस सेंटर में इस बाइक की चाबी कहाँ गई, जो 1 हफ्ते से खड़ी है। ये होने के बाद मैं दूसरे चाबी से चला रहा हूँ। जो सेकंड की आता है इसका, ये दूसरा चाबी है। तो ये दूसरा चाबी है मेरा, और मैंने यही बात उन लोगों को बोला सर्विस सेंटर में बोलने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो लॉक सेट है वो मैं चेंज करवा दूंगा। मतलब वहाँ का जो मैनेजर था उसने बोला मैं चेंज करवा दूंगा, और आपके जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं, आप उनका वेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है। फिर बोला, उन्होंने 12 तारीख का डेट दिया। आज है 8 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज 8 तारीख या 9 तारीख है। तो अभी 2-3 दिन बाद पता चलेगा। मैंने पूछा कि क्या अपडेट है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला अभी तक पार्ट्स नहीं आया है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। फिर इसका कूलेंट टॉपअप करना बाकी है अभी भी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि अभी और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, बाइक खड़े कैसे आवाज़ कर सकती है, मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे ही रहा होगा। बस धीरे कर। तो अभी देख ही लिया होगा आपने कि कैसा आवाज़ कर रहा है, और ये बाइक खड़े हुआ है। ये कल रात और भी ज़्यादा तेज़, पूरे
लास्ट एक हफ्ते ये ऐसे ही आवाज़ कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है सर्विस सेंटर जाने का, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा। आज सैटरडे है तो मैंने सोचा आज जाऊंगा बहुत जल्दी, जिससे कि मेरा लाइन जल्दी मतलब मेरा काम जल्दी हो जाए, जो कि मैं मतलब बस उम्मीद ही कर सकता हूँ। और वो उम्मीद भी मतलब ऐसा फालतू का उम्मीद है जिसको बोलते हैं वैसा है, क्योंकि सर्विस सेंटर में आपको घंटों लगने ही हैं। घंटों क्या, किसी किसी केस में दिन लगते हैं। और जो छोटे से छोटा काम है ये लोग नहीं करते सही से। बाइक में क्वालिटी इशू हद से ज़्यादा है। मेरे को प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना बेकार लगता है, मैं क्या बताऊँ। इसके ये साइड ये तक खिलते हैं, चलो ठीक है, मान लिया कॉस्ट कटिंग 1,10,000 ये लोग कम दे रहे हैं। ड्यूक 390 से मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ तो 1,10,000 कम दे रहे हैं। बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे क्या है, मे भी किसी का बाइक उनका किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होगा, इस वजह से उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इसलिए उनको अच्छा लग रहा है। बट मैं अब इसका हिमालयन से भी कंपेयर करूँ तो मैंने हिमालयन को चलाया, वो भी महंगा है। देखो वो सब महंगे बाइक से, मैं ये बिल्कुल जानता हूँ कि 2,32,000 हमारे यहाँ पे 2,32,000 में ये वन ऑफ द बेस्ट और बीस्ट प्रोडक्ट है। बट एट द सेम टाइम किस कॉस्ट पे आप इसका एक प्रो वेरिएंट भी निकाल सकते थे या एक दूसरा वेरिएंट भी निकाल सकते थे, जिसपे इसका ऑन रोड आप 230, 280 या 290 कर देते या 3 कर देते एटलीस्ट। इसका पावर को मैं कुछ नहीं बोल सकता, पावर टॉप नॉच है। इसका जो साउंड, इसका सबसे बड़ा जो मैं फ़ैन हूँ वो है इसका साउंड का। बहुत ही प्यारा साउंड है, हेलमेट में इतना प्यारा साउंड आता है कि आप खाली जगह पे आपको रेव करने का मन करेगा। जब भी आप किसी जगह पे जाओगे आप तब भी आपको रेव करने का मन करेगा अंडरग्राउंड पे। और लाइक ये थर्ड गियर पे 120, 110, 15 आराम से पुल करता है और बहुत मस्त लगता है। लाइक विद इन मिनट्स लगता ही, फील ही नहीं होता कि ये कोई 373 सीसी का बाइक है कुछ भी ऐसा कुछ। जो एक फील होता है वो है हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता इस बाइक में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाई स्पीड पे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये बाइक रोड से चिपक के भी चल रही है कि नहीं। इवन तो इन लोगों ने टायर्स चेंज कर दिए हैं, फिर भी ब्रेक्स मुझे नहीं पता ब्रेक्स कहाँ पे इम्प्रूव हुए, बट पीछे वाला ब्रेक तो खैर लगता ही नहीं। अब ABS के वजह से या किस के वजह से अब ABS इन लोगों का प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। बस यही सब चीज़ मेरे को बहुत टाइम से बोलना था, बस अपने मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे एक्सप्रेस करना था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है एंड मैं कभी शायद ही मैंने कभी सोचा था कि मतलब इतने महंगे गैजेट मतलब इक्विपमेंट्स लूँगा मैं, बट देन अगेन मैं हेलमेट वगैरह इन सब पे ऑब्वियसली ये सब पे इन्वेस्ट करना रहता है। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बहुत महंगे मतलब गियर्स लूँगा, क्योंकि मेरे को इस बाइक पे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मुझे लगता है कि हो सकता है इस बाइक पे एक्सीडेंट ईजीली, तो इस वजह से मैं ये सारे इक्विपमेंट्स और गियर्स भी ले रहा हूँ कि हाँ कुछ हो जाए। मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि इसको सेल कर दूँ ताकि मैं दूसरा बाइक ले पाऊँ। एक्सीडेंट से पहले मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया, एक्सीडेंट के बाद सब चीज़ें अपसाइड डाउन हो गया। विदाउट एनी रीज़न ब्रेक से कैसे आवाज़ आ सकता है, जब बाइक सिर्फ सर्विस सेंटर पे खड़ी थी 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए, एंड देन मैं जब उसको लेके आया तो अचानक से कट बहुत ही अनोइंग नॉइस है। उसके चक्कर में आप वो जो साउंड आता है उसके वजह से आपको यहाँ से मतलब आपके बाइक का जो साउंड है आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ है, जो भी लोग ले रहे हैं प्लीज़ लो। आप अगर ये बाइक खरीद रहे हो तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप इसको सिर्फ 100 पे ही चलाओगे और वो ये उस पर बहुत अच्छे से चलेगी। 100 तो ये सेकंड्स में पहुंच जाती है, लाइक आग झपकाते से 100 पहुंच जाता है। इसके परफॉर्मेंस का तो मैं फ़ैन हूँ, बट वहीं पे मैं क्वालिटी, इसके प्रोडक्ट क्वालिटी का भी फ़ैन हूँ। हाँ, और एक और चीज़ है कि जैसे ये 0 to 100 पहुँचता है वैसे ये 100 to 0 भी बहुत जल्दी आ जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप इस पर इंजन ब्रेकिंग करते हो, जो कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप इसके ब्रेक्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो आपको इंजन ब्रेकिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक अच्छा है, आवाज़ अच्छा है, स्पीड TFT तो मुझे नहीं समझ आया, मतलब मैं कभी इस TFT का फ़ैन था नहीं, कभी मतलब इस डिस्प्ले का कभी फ़ैन था नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेन बात तो भूल ही गया, जब मैंने पहले दिन बाइक लिया पहले दिन ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस सही नहीं। नॉर्मल से नॉर्मल इस ऐसे रोड के सस्पेंशन, ऐसे रोड के स्पीड ब्रेकर पे भी बाइक मेरा शुरू में इनिशियल डेज में बहुत बार टकराया, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम टकराया है। मुझे डर लगने लग गया कि साइलेंसर को कुछ हो ना जाए। ये सीन है।
और तो बाकी खैर मैं और बाकी कैसे वायरिंग वगैरह तो जाने ही दो। और ठीक है यार, बट मैं जो भी ले रहे हैं बाइक को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो प्लीज़ गियर्स पहले अपने गियर्स पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद इस बाइक के ले जाओ। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बाइक आपको उतना स्पीड चलाने पे मजबूर कर देगा। ये आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हो ये एक अलग सा पंच देता है आपको। तो ये चीज़ है, बस ये मेरा एक ओपिनियन था, मेरा किसी का भी मतलब किसी को भी कुछ भी या बाइक का बुराई करने का कुछ भी नहीं था। मैंने जस्ट इसके मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस था मैंने जस्ट वो चीज़ बताया। रेस्ट इज़ योर डिसीजन, योर मनी, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे नहीं पता कितनों ने सुना, बट ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू था। मैंने पता नहीं, मैं जब भी यूट्यूब पे देखता हूँ सब बस इसकी तारीफ़ करते हैं, या मतलब सब बस एक तारीफ़ ही करते हैं, बट ये मोस्टली 90% तो इसमें कंप्लेंट्स है मेरे, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट के बाद का मैं रिव्यू दे रहा हूँ। और हाँ, ऋषिकेश में भी हम लोग गए, पहाड़ पे चढ़े, 2 बंदे बैठा के 3 बंदे बैठा के, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आया, कोई भी नहीं दिक्कत आया। बस वो हैंडल बार इतना गंदा फील हो रहा था पूरे ट्रिप पे, मैं नहीं बता सकता। और इनके सर्विस सेंटर से तो मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ, तो वो तो जाने ही दो, कोई नहीं लगता मेरे को सही मतलब वो है। तो कंक्लूजन यही है, अगर आपको ये बाइक लेना है, हाँ इसका हाई बीम भी अच्छा है वैसे अगर आपको ये बाइक लेना है, फर्स्ट थिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो। सेकंड थिंग आपको ब्रेक पैड्स या वो सब चीज़ें चेंज करवाना ही पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और बाकी अभी बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो अब जाने का टाइम हो गया। बहुत लोग तो नहीं, बट फिर भी अजीब लगता है। तो हाँ, बस अगर आपको बाइक ख़रीदना है तो मैं बिल्कुल मतलब ये बाइक आपको एक नशे की तरह चढ़ जाएगा सच में, और इससे नशा हो जाएगा इसके परफॉर्मेंस से। अगर आप एक बाइक एंथुसियास्ट हो तो डेफिनेटली आपको होगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस टॉप नॉच देता है। तो बस यही था आज का मेरा वो। बट प्लीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा, मेरे ओपिनियन में, अगर मेरे पास अगर हल्का सा बजट ज़्यादा है और अगर मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक बाइक चले, ठीक है, तो फिर मैं बस यही सजेस्ट करूँगा, ईदर गो विद रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450, जो कि मुझे बहुत पसंद था। आप या तो वो ले लो, बेशक उसमें मे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते, बट स्टिल बहुत बढ़िया बाइक है वो भी, आप वो ले लो। अदरवाइज़ आप ड्यूक 390 के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट उसी के लिए जाऊँगा। ये बाइक को लिए हुए बस मुझे 1.5 महीने हुए हैं, 1.5 महीने या 2 महीने हुए अप्रॉक्सीमेटली। तो और तो मेरा मन नहीं है खैर लेने का, मतलब, और मुझे डेफिनेटली इसको चेंज करना है, क्योंकि इसके ब्रेकिंग इश्यूज़ की वजह से। और सर्विस सेंटर में जाके, मैं ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो सर्विस सेंटर में जाके पड़ा रहे, तो बस इसी वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे बाकी इसमें मैंने काफ़ी मैंने ये वाइज़र लिया है, एंड देन ये इंटरकॉम भी लिया है। इन सबको फिट करना भी मुश्किल था मेरे लिए, बट ठीक है, कर लिया हमने जैसे तैसे करके। इन सब का वीडियो भी नहीं बना पाया मैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम से एडिट ही नहीं कर पा रहा था वीडियोस, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी से शायद मैं वीडियोस को रेगुलरली या वीकली अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको, मतलब मेरे वीडियोस को देखने के लिए। एंड जो भी आपको जिस भी टाइप के वीडियोस चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं उसी टाइप के वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा, और मैं कंसिस्टेंट रहने का ज़रूर ट्राई करूँगा। थैंक यू।